मेरी कोई पकड़ नहीं। केले का काम करते हैं। जैन जी क्या कहेंगे, आप बोलेंगे आप कुरुक्षेत्र आए हैं, धर्म की नगरी है, युद्ध की नगरी है कुरुक्षेत्र। युद्ध की नगरी ना कहो, ये जरूर है कि यहाँ एक संघर्ष हुआ और आज ये किसानों की धरती है। मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ गुरनाम सिंह चरूनी उनके पूरे संगठन को। कल चौधरी छोटू राम जी की जयंती भी है, तो हरियाणा आने का एक विशेष पल हुआ। किसानों की जो मांग है उनका पूरी तरह हम समर्थन करते हैं। समाजवादी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, हमारी दोनों पार्टियां इसमें साथ हैं। किसान के एमएसपी का भाव का पूर्ण समर्थन करते हैं। 13 महीने जो किसानों का आंदोलन हुआ, जो किसानों की मांग अब तक नहीं मानी गई, उस वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और 2024 में जो हमारी सरकार बने तो उसमें हम नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए और किसानों की उन मांगों को मनवाने के लिए खड़े हैं। कल ऐसी चर्चा है कि आप हरियाणा से चुनाव लड़ सकते हैं, या हरियाणा में आए हैं, गुरनाम जी को जो आपने सपोर्ट किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा चुनाव की कोई यहाँ बात नहीं हुई। ये बात जरूर हुई कि राजनीति में किसानों की दखल बढ़नी चाहिए। सरकार और बाकी मैं आपके माध्यम से जो जम्मू कश्मीर में हमारे 4 शहीद हुए हैं उन परिवारों की तरफ भी अपनी संवेदना व्यक्त करें। गुरनाम सिंह चरूनी की इच्छा है कि वो चुनाव लड़े। आप लोग क्या, जैसे गठबंधन बना है, इंडिया बना है, तो आप लोग क्या गुरनाम सिंह चरूनी को चुनाव मैदान में देखिए, इंडिया में क्या किसान नहीं है? इंडिया किसानों से ही तो है। हमारा पूरा गठबंधन किसानों से ही है और उनमें प्रमुख चेहरा गुरनाम जी हैं। गुरनाम सिंह जी को लड़वाएंगे चुनाव? गुरनाम जी साफ मना कर चुके हैं। कल इन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि गुरनाम जी क्या ईडी ने नोटिस दिया गुरनाम जी को, ईडी ने नोटिस दिया गुरनाम जी को भी। ईडी ने जो गुरनाम सिंह जी को नोटिस दिया है उस पर क्या कहेंगे आप? पूछिए गुरनाम जी। अभी गुप्त जांच चल रही है, नोटिस नहीं दिया है। जयंती क्या कहेंगे अगर 26, 27 और 28 को एसकेएम ने जो फैसला लिया है कि पूरे देश में वो जितने भी राजधानी वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, आप भी उनके साथ जाएंगे? बिल्कुल करना चाहिए। जो इतने साल बीत गए, सरकार अभी तक इसने कोई ठोस जवाब भी नहीं दिया। एमएसपी दिलाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, जैसे आज मैंने बताया 2018 में कानून खुद मोदी जी लाए थे। अब क्यों पीछे हटते हैं? WTO संगठन में जब अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के दबाव में सरकार काम करती है और वो हम पे दबाव डालते हैं कि जो किसान से आप खरीद रहे हो उस पर रोक लगाओ, एमएसपी देना बंद करो, वहाँ सरकार क्यों नहीं टिक पाती? क्यों नहीं कुछ वहाँ करती? वकालत क्यों नहीं करती किसानों? रतन मान जी ने अभी करनाल में आरोप लगाया कि आप लोग किसान नहीं है, अमीर लोग हैं जो लोग आज ये रैली कर रहे हैं, वो लोग अमीर लोग। राजनीतिक मंच है, किसानों का मंच नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, किसान राजनीति में क्यों ना आए और राजनीति पे नज़र क्यों ना रखें? किसान सिर्फ भेड़ की तरह चलेंगे? किसान इस देश में नीति भी बना सकते हैं। चौधरी चरण सिंह जी किसान थे और राजनीति में थे और राजनीति में बड़े पदों पे रहे, तो किसान इससे पीछे न हटें। किसान की जो अगली पीढ़ियां हैं वो भी इसमें दखल दें आगे। राहुल गांधी के बयान पे क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा कि राज्य वहाँ राजकोट में? अब देखिए, थोड़ी शब्द कौन सी पनौती वाली बात है। थोड़ी शब्दावली को लेके हम भिन्न विचार के हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतना ढोंग क्यों हो रहा था? धर्म युद्ध क्यों बताया गया? आखिरकार वो खेल है। देश उस खेल को जीत के नहीं जीत सकता, ना हार सकता। देश तब हारता है जब हमारे जवान शहीद होते हैं और किसान के साथ अन्याय होता है। और इसके बाद 5 राज्य के चुनाव में उसको कैसे देखते हैं? 5 राज्य के चुनाव को कैसे देखते हैं? 3 को पता चल जाएगा, रहता खिंड जाएगा जो लोग दूसरा माहौल बना रहे हैं। मंत्री बहुत ही संघर्ष के, किसानी संघर्ष के प्रतीक चौधरी चरण सिंह जी का रक्त अपनी धमनियों में सजोए हमारे बीच में चौधरी अजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए किसान और मजदूर के संघर्ष में हरियाणा के किसानों को और मजदूरों को संदेश देने के लिए आए चौधरी जयंत चौधरी जी। वो आए और अपनी बात रखे। भाई जयंत चौधरी जी मेरे साथ भाई जयंत चौधरी के 2 नारे लगाएंगे और यही इनका सम्मान होगा जोश के साथ। भाई जयंत चौधरी जिंदाबाद, भाई जयंत चौधरी जिंदाबाद, सरदार गुरनाम सिंह चरूनी जी जिंदाबाद। भाई जयंत चौधरी जी आए और अपनी बात रखें। आप सभी को मेरी राम राम, सत श्री अकाल। किसानों के, देश के किसानों के ईमानदार नेता और हम सबको यहाँ इकट्ठा करने वाले आदरणीय गुरनाम सिंह चरूनी जी, बड़े पर्दे पे धर्मेंद्र हैं, लेकिन किसानों के और संघर्ष वाले धर्मेंद्र मंच पे समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता जो आज आपके आग्रह पे चल के आए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ
सभी जनप्रतिनिधि जो उत्तर प्रदेश से यहाँ चल के आए हैं, विधायकगण, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के विधायकगण और सभी यहाँ उपस्थित अभिभावकों का नमन करता हूँ, मातृशक्ति को। और मैं अक्सर कहता हूँ आज आपकी संख्या कम है, मैं इनको कहता हूँ कि आप इनसे ज़्यादा काम करें और जिस सूझबूझ के साथ फैसले आप ले सकती हो। जब भी कोई फैसले की घड़ी होगी, किसानों को पंचायत करनी होगी, अपने भविष्य के लिए, नस्ल को बचाने के लिए फैसले लेने होंगे, तो आप महिलाओं को अग्रणी रहना चाहिए, क्योंकि जो आप फैसला लोगी वो सटीक होगा। आप हमसे ज्यादा भावुक हो, लेकिन फिर भी सोच समझ के फैसले लेती हो। हम लोग तो जल्दी आवेश में आ जाते हैं, हमारा खून जल्दी उबल जाता है। तो इसलिए आप हर सामाजिक मंच और किसानों के मंच पे आप अग्रणी रहें और आप सबसे भी विनती है कि आप थोड़ा पीछे हो जाए, उनको आगे जाए। अब समय बदल रहा है और समय के साथ चलने वाले, प्रगतिशील सोच वाले हमारे किसान भाई आगे बढ़ पाए। ये जन आक्रोश रैली है और ये एक मौका है कि हम अपने मुद्दों की बात करें। यही लोकतंत्र हो। लोकतंत्र में 13 महीने के आंदोलन नहीं चलने चाहिए। लोकतंत्र नई संसद भवन के निर्माण से मजबूत नहीं है। लोकतंत्र की जड़ें तब मजबूत होंगी जब सत्ताधारी, जब ताकतवर लोग, जिनके हाथ में देश की बागडोर है, वे आखिरी अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति की आवाज सुनेंगे। आज पूरे उत्तर भारत के किसान यहाँ आए और सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा नहीं, पूरे उत्तर भारत के राजस्थान से लेकर पंजाब, जो ग्रामीण समाज है, रोटी और बेटी का हमारा साथ, रोटी और बेटी का साथ है। फसल अलग अलग है, जातियां अलग है, अब लोग गोत्र भी गिनते हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग है, लेकिन नस्ल, लड़ाई, पहचान एक है कि नहीं? एक है। बताओ, मानते हो कि नहीं? यही हमारी ताकत है। यहाँ बहुत बढ़िया बातें हुई हैं। गुरनाम जी को तो इतना अनुभव है और इन्होंने जो बात रखी, जो प्रस्ताव रखे हैं, मैं अपनी सहमति दर्ज करना चाहता हूँ। इनसे पहले प्रदीप हुड्डा जी, हमारे साथी नौजवान, इन्होंने भी कलम की बात कही। इन्होंने आपको चौधरी चरण सिंह जी की याद दिलाई। आज जो लोग चौधरी चरण सिंह जी के दिल को नहीं समझ पाए, उनके सपने को नहीं देख पाए, उनकी भाषा को नहीं समझ पाए, कभी कभी कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी बहुत एम्बिशियस थे, वो सत्ता में आना चाहते थे। और चौधरी चरण सिंह जी खुल के कहते कि देश में क्या किसान परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, और इसलिए वो प्रधानमंत्री बनना चाहते। मैं इसमें कोई गलत बात नहीं मानता हूं। और जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी ने लाल किले से संबोधन देश के आदिवासी, गरीब और किसानों के लिए किया, उसी दिन से झोपड़पट्टी में और गांव में रहने वाले, गुर्बत में रहने वाले लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, उनके इरादे बन गए, उनके हौसले अगर आज भी जिंदा है, वो इसलिए है कि हमारे बीच के चौधरी छोटू राम और चौधरी चरण सिंह जी हमें रास्ता दिखा गए। कल चौधरी छोटू राम जी की जयंती भी। दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी ने इस क्षेत्र में ही नहीं, उत्तर भारत के किसानों के लिए इतने काम किए। आपको सिंचित जमीनें दिलाई, नौकरियां दिलाई, किसान के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष किया। आज जो सत्ता में केंद्र में बैठे हैं ना, मैं उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ किसान अपने भाव की मांग को लेके, एमएसपी की मांग को लेके आए। 2018 में
सांपला गांव में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, चौधरी छोटू राम जी की बड़ी वहां जो प्रतिमा लगाई, और उस दिन देश के लिए एक नई योजना का उन्होंने उद्घाटन किया था। नाम है पीएम आशा। अब हर योजना के नाम आगे के पीएम तो लिखना ही पड़ता है, उन्हें अपना नाम इतना पसंद है। आपने देखा अहमदाबाद में उन्हीं के नाम का स्टेडियम है, वो खुद वहां दर्शक बन के देख रहे हैं। अभी कह रहे हैं हरवा दिया। तो उस दिन उन्होंने कहा पीएम आशा योजना है। क्या है योजना? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इन्होंने कहा अब तक तो हम लागत की और मूल्य की बात करते थे, अब हम किसान की आय सुनिश्चित करेंगे, हमें किसान की आय दुगनी करनी है। और इसलिए नई योजना आई है, अगर मंडी में जाते किसान को अगर भाव नहीं मिल रहा, अगर एमएसपी घोषित नहीं मिलती, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। और ये है गुरनाम सिंह चरूनी जी। यहाँ सूर्यमुखी के लिए जब भाव अंतर योजना में आपकी लूटने की व्यवस्था बन गई थी, तो पीपली में पंचायत हुई और लाठियां चली और गुरनाम सिंह चरूनी जी जेल गए थे। बताओ याद है कि नहीं? तो कहां मिल रही है एमएसपी और कहां हवा में है पीएम आशा? आज कहां है पीएम आशा? 5 साल पहले योजना की शुरुआत की और फिर इसी साल के बजट में आपको बताना चाहता हूं कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार की प्राथमिकता क्या है, कितना बजट दिया मालूम है? या किसी भाई को मालूम है कि पीएम आशा का 23-24 में केंद्रीय बजट में कितना आवंटन दिया? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। 1 लाख रुपए दिए। क्या देश के किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख रुपए पर्याप्त है? 1 लाख रुपए, इससे आपको एमएसपी मिल जाएगी? तो इससे ये आशा है, निराशा है, क्या है? इस पर क्या मैं नाम पूछ? तो हमें और आपको एक दूसरे की तरफ देखना होगा, अपने संगठन मजबूत करने। आपने आंदोलन लड़ा, इसी महीने के 19 नवंबर को फतेह दिवस के तौर पे घोषित किया गया कि सरकार ने बातें मान ली, चलो लौटो भाइयों, अपने घर की ओर लौटो। जश्न का माहौल था, लेकिन आप फिर हमें संगठन अपना बनाना होगा, अपनी बातें रखनी। और कवि दुष्यंत कुमार की कविता में सुनाना चाहता हूं हौसला बनाने के लिए। मैं लिख के लाया हूं, पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि एक शब्द कम बोलो, एक इधर का उधर हो गया तो बात कमजोर हो जाए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। पिछले सफर की ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर, फिर साथ चलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद हैं इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहाँ, हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। बातें बहुत हो रही हैं मेरे तुम्हारे विषय में, जो रास्ते में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा। तो पर्वत भी पिघलेंगे। ये बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, किसान को अपनी तूफान रेल तैयार करनी है। सत्ता में बैठे लोग देख ले कि किसान की तूफान रेल दिल्ली जाने को तैयार हो रही है। और हरियाणा में भी देख लें, बहुत बुरा लगता है हरियाणा की सरकार किस तरह से पक्षपात करती है। हमने पहले ऐसा इतना अहंकार किसी में नहीं देखा जितना खट्टर साहब ने, जो पहले पार्षद भी नहीं थे और सीधा मुख्यमंत्री बना दिया आपने। कभी पार्षद भी नहीं थे और सीधा मुख्यमंत्री बन गए खट्टर साहब। किस्मत हो तो ऐसी हो, बहुत किस्मत वाले। और कैसे धमकाते हैं ऐसी सभा में, जो एक महिला हमारी माता खड़े होकर कहती है रोजगार की बात, कहते चंद्रयान में बैठा दूंगा। तो आप भी देख लो कौन लोग लायक हैं, किस पद के लायक हैं, कौन लोग नालायक हैं। ये फैसला किसको लेना है भाई?
ये यहाँ की माता बहनों को लेना है, यहाँ नौजवान भाइयों को लेना, हरियाणा के आपको लेना है। और मेरा दिल कहता है, मैं गुरनाम जी के संघर्ष के साथ, मेरा दिल कहता है अगर किसान मान ले ठान ले तो ये सत्ता का अहंकार भी चूर चूर हो जाएगा। ये जो आज बैठे हैं इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम आप लोग कीजिए। कर्ज माफी की बात इन्होंने करी, कॉर्पोरेट खेती की बात इन्होंने करी। मैं आपको याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नागपुर अधिवेशन में नेहरू जी के रूसी मॉडल के प्रस्ताव के खिलाफ क्यों लड़े थे? उन्होंने यही बात रखी थी, यही तर्क रखे थे कि देश में अगर आप सारी जमीन का मालिक सरकार को बना दोगे और नौकर की तरह किसान को रखोगे तो किसान खेत में क्यों पानी डालेगा, वो क्यों कड़ी धूप में मेहनत करेगा। किसान अपनी जमीन का काश्तकार मालिक हो, उसका सम्मान हो, उसे उचित मूल्य मिले, उसे सामाजिक सुरक्षा मिले, वो देश के राजनीतिक और सामाजिक मुख्य धारा में हो, तब ये देश खुशहाल हो सकता है। वरना देश की खुशहाली का और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। कर्जे की बात, हरियाणा में मार्च 2022 में विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया कि हरियाणा के सहकारी बैंकों में 10,500 करोड़ रुपए बकाया है। ये सिर्फ सहकारी बैंकों का कर्जा बकाया है। NSSO जो केंद्र सरकार की संस्था है, उनके हाल के सर्वेक्षण में तो 2018 का आंकड़ा उन्होंने 2019 में जारी किया, हर किसान परिवार पे औसतन 74,000 रुपए का कर्जा बकाया है। और किसान जो 10,000 रुपए नहीं चुका पाते, कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं और 14.5 लाख पिछले 9 वर्षों में बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों का मांग होता है, वो गटक लेते हैं और डकार मार लेते हैं और नया कर्जा उनको फिर भी मिल जाता है। चौधरी चरण सिंह जी ने नाबार्ड की बहुत घोषणा की। चौधरी छोटू राम जी ने आपको महाजन के चुंगल से बचाने के लिए कानून बनाए थे। अब फिर समय आ गया, बात सिर्फ कर्ज माफी की नहीं, कर्ज मुक्ति की भी होनी चाहिए। चुंगल से कैसे बचाओगे? मेरा एक प्रस्ताव है, आज देश में जब बड़े पूंजीपति का खाता बकाया हो जाता है तो बैंक वाले उसके घर जाते हैं और पूछते हैं भाई 100 रुपए तुम्हें देने हैं, कितना दे पाओगे? वो सेठ कहता है मैं तो इतना दे सकता हूं। वो कहता है चलो 10 रुपए दे दो, इन आसान किस्तों में दे दो, बाकी 90 रुपए माफ। और किसान अगर 10,000 रुपए नहीं चुका सकता, पूरी की पूरी सरकार आपके घर की कुर्की करती है और उस किसान को जेल में डालती है। अगर पूंजीपति का 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकता है तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो निरंतर देखे, किसान की फसल खराब होती है तुरंत उसको छूट मिलनी चाहिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, तुरंत छूट मिलनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं किसान, अरबों रुपए गन्ने की खेती कर रहे हैं, किसानों का बकाया है, लेकिन बिजली का बिल उनका माफ नहीं होता है, सरकार अपनी ड्यू माफ नहीं करती है। कैसे कैसे वो अपने स्कूल की बच्चों की फीस देते हैं। तो केंद्र में एक नई संस्था का निर्माण हो, हम सिर्फ बार बार कर्ज माफी की बात ना करें, राजनीति से अलग कर दिया जाए। जैसे जो तंत्र आज बड़े खातेदारों के लिए है, वही तंत्र छोटे खातेदारों के लिए, गरीब के लिए, स्टूडेंट लोन लेने वाले और खेती करने वालों के लिए होना चाहिए। और इस संबंध में एक मसौदा मैं तैयार करूंगा, गुरनाम सिंह जी की से मशवरा करके वो तैयार होगा और संसद में मैं उसको पेश करूंगा। मैं आपका आशीर्वाद और सहमति आज मांगता हूं। हम सब जिंदा कौम के लोग हैं, लेकिन अकेले हम कुछ नहीं करते। चौधरी छोटू राम जी और चौधरी चरण सिंह जी की विराट विचारधारा को संभालने के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, सहयोग चाहता हूं। और आप पहचान करो कि हमारे बीच के जो भी लोग काबिल हों, जो भी लोग काबिल हों, उन्हें और संघर्ष करना होगा। उनके साथ आप खड़े होइए और किसान और मजदूर के कमेरे के संगठन को मजबूत कीजिए। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आप सबने समय निकाला। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर, जय किसान।